वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों आज मैं लेकर आया हूँ मैथ्स की मैराथन क्लास। एचएससी के जितने प्रीवियस ईयर एग्जाम है उसमें से हमने सभी क्वेश्चंस मैथ्स के इसमें डाले हुए हैं। बच्चों अगर लेवल की बात करूँ तो इजी, मीडियम और डिफिकल्ट तीनों टाइप के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। लेकिन हमें पूरा विश्वास है जिस मेथड से बच्चों हम इसमें क्वेश्चंस कराएंगे उस मेथड से आपको ये क्वेश्चन सारे बहुत इजी हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो साथ साथ आपने क्या करना है बच्चों, नोट्स जरूर प्रिपेयर करने हैं, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। हमारे इस प्रयास को बच्चों लाइक शेयर कमेंट करके जरूर सफल बनाइएगा। आपकी सक्सेस में ही हमारी सक्सेस है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप दूसरे सब्जेक्ट की इसी तरह की मैराथन क्लासेज वहाँ से भी देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ये एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है बच्चों। देखिएगा इस क्वेश्चन को जरा समझ लीजिएगा, एग्जामिनर अलग अलग तरीके से इसको देता है। जो बच्चे इसको ये सोच रहे हैं कि इसका एलसीएम लेके करेंगे वो तो बहुत लेंथी क्वेश्चन बच्चों ये हो जाएगा। हम इस सीरीज को लिखने का एक पैटर्न चेंज करेंगे, उससे ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिएगा जब जरा बच्चों इसमें हम सबसे पहले एक टर्म को लेते हैं। जैसे 1/20 है, इसको हम किस तरीके से अलग वे में लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ध्यान से समझ ले जरा, पूरी सीरीज को हम चेंज कर देंगे, बहुत आसानी से हमारे आंसर आ जाएंगे बिना एलसीएम लिए ही। तो 4 × 5 लिख सकते हैं और बच्चों इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो जरा, क्लियर है। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बच्चों, 20 आएगा। तो 5 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा और नीचे कितना होगा 20। 5 माइनस में 4 कितना बन जाएगा बच्चों, 1/20। यानी कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो पूरी सीरीज को जो बच्चों हम इसमें चेंज कर देंगे, सिर्फ 1/9 को हमने एज इट इज रखना है। तो ये क्या आएगा बच्चों, देखिएगा 4 × 5। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 6। और ये कैसे जा सकता है बच्चों, देखिएगा 6 × 7। पूरी सीरीज को ही हम इस तरह से चेंज कर देते हैं। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखिएगा 1/9 तो एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ पे 1/4 और इंटू में 5 है ना बच्चों, देखिएगा इसको 1/20 को हमने ऐसे बताया लिखने के लिए, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1/4 माइनस के 1/5। इसी तरह से जो ये है बच्चों, देखिएगा इसको भी हम यहाँ पे इस वे में लिख देंगे। ध्यान से समझ लो जरा, एक बार लिखते चले जाएंगे, फिर उसके बाद हम इस स्टेप को स्किप कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो 1/7 प्लस में 1/7 माइनस के 1/8 प्लस के 1/8 और माइनस के 1/9। तो आप देख रहे होंगे ये 1/5 इससे कैंसिल, क्योंकि एक प्लस और माइनस है। इसी तरीके से ये टर्म्स कैंसिल आउट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी देख रहे हैं हमारे पास 1/4, 1/9 और माइनस के 1/9। तो ये माइनस के 1/9 भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ बचेगा 1/4। जस्ट इसको बच्चों लिखने के मेथड को चेंज करने से बिना एलसीएम के हम बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं और वो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन और देखिएगा बच्चों, इसमें भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 0.6 बार, 0.7 बार, 0.8 बार। अगर आप इस सारे को ऐसे ही प्लस कर देते हो तो आप बनाने की कोशिश करेंगे या तो ए ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन। ओके, अभी हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर हमारे सही बनेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे बार है। पहली बात तो ये है कि 6/10 नहीं है। अगर सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, डेसिमल है, तो इसको बच्चों लिखेंगे 6/9 और इसको लिखेंगे 7/9 और इसको लिखेंगे 8/9। बच्चों इस पूरे टॉपिक के ऊपर हमने अलग से एक वीडियो और बनाई हुई है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। ओके, यहाँ से देखिएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे कितना आया हुआ है बच्चों, देखिएगा 9 आ जाएगा। क्लियर। और जब आप इनको ऐड करते हैं तो कितना बनेगा, 21। क्लियर। इसको और कैंसिल कर सकते हैं हम, यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों, 3। तो 7/3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 2.333 इस तरह से आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ से जब कोई नंबर इस तरह से रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम एक बार का साइन लगा देते हैं बच्चों। तो देखिएगा जिन बच्चों का 1A या B आपका ऑप्शन है वो कितना गलत था, इसका ऑप्शन आएगा बच्चों डी विल बी द राइट आंसर। ओके, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A के काम करने की क्षमता B के काम करने की क्षमता की 3 गुनी है। ओके, अतः एक काम को पूरा करने में A जो है वो B से 60 दिन कम समय लेता है। B अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आपको मिलता है। पहले तो आप इसको समझ लीजिएगा जरा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है। हम यहाँ पे A और B लिखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, आपको दिया गया क्षमता। क्षमता का मतलब क्या है
कि उसकी काम करने की जो एफिशिएंसी है वो क्या है। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, देखिए यहाँ पे जो A है वो B से 3 गुना ज़्यादा काम कर लेता है। अगर हम B की वैल्यू 1 माने यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या बच्चों, देखिएगा ध्यान से समझ लें ज़रा इसको, कि अगर B सपोज करते 1 ईंट उठाता है तो A 3 ईंटें उठा सकता है, यानी कि उसकी क्षमता जो है B से 3 गुनी है। समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब बच्चों क्या है, आपने ध्यान से देख लेना कि अगर किसी काम को करने में दिनों के हिसाब से देखें तो जो A है वो B से कम दिन लेगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। इसको हम आसानी से लिखने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, 3 को यहाँ पे लिख देंगे और 1 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसे क्रॉस में लिख सकते हैं हम इसको। समझ पा रहे हो। तो यहाँ से देखिएगा A उस काम को 1 दिन में कर सकता है, जिसके लिए B 3 दिन लगाता है, क्योंकि इसकी क्षमता कम है और A की क्षमता ज़्यादा है। आई होप ये समझ रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि जो A है वो B से 60 दिन कम समय लेता है। तो अगर B किसी काम को 3 दिन में करता है तो A उस काम को 1 दिन में करता है। तो यहाँ से बच्चों हम यूनिट वैल्यू निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना बच्चों, देखिएगा 2 का है, और वो किसके इक्वल दे रखा है बच्चों, 60 के। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आई बच्चों, देखिएगा 30, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई। ओके, तो इसका मतलब जो A है वो तो उस काम को करेगा 30 दिन में, और B जो है उस काम को करेगा 90 डेज में। 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, तो B को काम करने में 90 दिन लगेंगे और A को काम करने में 30 दिन लगेंगे। और अगर आप इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस 60 के इक्वल आता है, यानी कि B उस काम को पूरा करेगा 90 डेज के अंदर। आई होप क्लियर हो रहा होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर पर हार की चाल से तय करता है तथा वापस उसी दूरी को 20 किलोमीटर पर हार की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा 10 घंटे में तय करता हो अगर वो, तो पूरी यात्रा की औसत चाल और कुल दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आप देखिएगा बच्चों, जो बच्चे सोचते हैं कि औसत आया है, औसत का मतलब क्या होता है, दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो जिन्होंने 25 आंसर निकाला बच्चों वो गलत है। ओके, इसको किस तरीके से करते हैं तो देखिएगा जरा। सबसे पहले हम देखते हैं, एक प्लेस A ले लेते हैं और एक प्लेस B ले लेते हैं। समझ रहे उस पॉइंट को। यहाँ से यहाँ तक क्लियर, ध्यान से देखिएगा। A से B तक सपोज करो कि x किलोमीटर पर हार की स्पीड से कोई जाता है और y किलोमीटर पर हार की स्पीड से वापस आता है। अगर दूरी समान हो और 2 अलग अलग चालों से तय की गई हो तो बच्चों इसका औसत निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। समझ पा रहे हो इस बात को। गया वो अलग चाल से था और वापस वो अलग चाल से आया है उसी स्थान पर, तो दूरी समान हुई। तो इसका औसत निकालने के लिए, यानी कि जो एवरेज स्पीड है निकालने के लिए हमारे पास क्या एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान से देख लें, 2xy अपॉन x प्लस में y। जी हाँ, इस फॉर्मूले का आपने यूज करना है। यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया गया बच्चों, देखिएगा 30 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर। तो एवरेज जो स्पीड होगी बच्चों देखिएगा वो क्या होगी, 2 इंटू में 30 इंटू में 20 और बाय में दोनों को प्लस करना है बच्चों। देखिएगा कैंसल आउट कर देंगे हम यहाँ से। तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड आई बच्चों देखिएगा वो 24 किलोमीटर पर हार आई है, ना कि 25। तो ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चनों को 25 नहीं आएगा, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 24। अब देखिएगा ये तो हमारे पास आ गई बच्चों स्पीड। क्लियर, टाइम कितना दे रखा है, दूसरा ऑप्शन भी है ना यहाँ पे देखिएगा। कुल दूरी भी हमें फाइंड आउट करनी है। इसको कवर अप करने में पूरा का पूरा उसको 10 हार्स लगे हैं, जाने में भी और आने में भी। इसका मतलब जो डिस्टेंस होती है बच्चों वो क्या है, स्पीड इंटू में टाइम। अब इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई बच्चों, देखिएगा हमारे पास 24। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 240 किलोमीटर। ये बात ध्यान रहे बच्चों, ये यहाँ से जाने की और वापस आने की कुल दूरी है। अगर एग्जामिनर आपसे सिर्फ एक साइड की पूछे तो इसका हाफ कर देना आपने। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया पूरी यात्रा की कुल दूरी क्या थी, तो इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 24 किलोमीटर एवरेज और 240 किलोमीटर जो है बच्चों वो कुल दूरी मतलब जाने की और आने की भी, याद रहे इस बात का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखिएगा 3 संख्याओं का योग 340 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:3 हो तो दूसरी संख्या क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों देखिएगा जब आपको रेशो दे रखी हो 2:3, 5:3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम मान के चलते हैं। देखिएगा फर्स्ट को हमने ए मान लिया,
सेकंड को हमने b मान लिया, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा b/c यानी कि सेकंड का और थर्ड का जो रेशो दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 5/3। आगे बढ़ने से पहले आपने एक चीज़ ध्यान रख लेनी है बच्चों, देखिएगा a b है तो ये bc होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो आएगा आपके पास वो एक चेन कंप्लीट होनी चाहिए a b b c इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल सही है ये। तो हमारे पास जो रेशो आएगी a/b/c वो क्या होगी, उसको बच्चों हम इस तरीके से करेंगे। देखिएगा सबसे पहले तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, ध्यान से समझ लें ज़रा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखिएगा 15 और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखिएगा 9। क्लियर है, तो ये हमारे पास रेशो आ गई अब a b और c की। तो हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, अनुपाती योग निकालेंगे इसका। देखिएगा 34 आ गया। अब डिवाइड कितना करना बच्चों, देखिएगा हमने कुल दे रखे हैं 340, तो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। तो बच्चों जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, यहाँ से देखिएगा 10 आता है। अब देखिएगा अगर हमें पहली संख्या निकालनी है बच्चों, देखिएगा इस 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड निकालनी है तो 15 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह से 1 यूनिट की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे इनसे। तो हमारे पास ये संख्याएँ आ गई। देखो बच्चों क्लियर है, हमसे पूछा क्या गया, दूसरी संख्या पूछी गई है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का मतलब क्या बच्चों, देखिएगा 150, जो ऑप्शन सी है दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखिए किसी समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का परिमाप हमें दे रखा है 40 मीटर, इसकी ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल इसका क्या होगा। बच्चों यहाँ पे मैं एक डायग्राम शो करता हूँ, ज़रा ध्यान से देख लें आप इसको, आपको समझने में बहुत आसानी होगी और बहुत ईजी ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। समचतुर्भुज का मतलब है कि जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी उसको हम समचतुर्भुज बोलेंगे। क्लियर है बच्चों, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होंगी वो क्या होगी, समचतुर्भुज। तो यहाँ पे देखिएगा परिमाप हमें दे रखे बच्चों, देखिएगा 40, तो चारों भुजाएं समान हैं, तो इसका मतलब कि हम परिमाप को 4 से भाग कर देंगे तो हमारे पास इसकी भुजाएं आ जाएंगी और जो होंगी 10-10। ठीक है बच्चों। दूसरा आपको दे रखे बच्चों, देखिएगा यहाँ से ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों, यहाँ से 5 मीटर दे रखी है। क्लियर है। अब इसके दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों इसका एरिया निकालने के। एक तो होता है बच्चों देखिएगा आधार गुना में ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू में हाइट। क्लियर है, बेस इंटू में हाइट, एक तो ये फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला बच्चों इसका होता है 1/2 d1 और d2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल। हम दोनों फॉर्मूलों में से किसी भी एक को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है आधार और ऊंचाई, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे b इंटू एच, यानी कि 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों 50 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत आसान हो जाता है अगर आप डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना बच्चों, देखिए 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिएगा 10 प्राकृत संख्याएं दे रखी हैं। अगर आप बच्चों इसको x मान के करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो विद इन सेकंड कैसे उसका आंसर निकालेंगे। देखिएगा बच्चों यहाँ पे ना हम 4 बेसिक ऑपरेशन बता रहा हूँ मैं आपको। या तो आपके पास देखिए जो दे रखी है संख्याएँ, पहले आप इसको समझ लें डायग्राम को, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। जो संख्याएँ हैं बच्चों हमारे पास, संख्याओं को क्या किया जा रहा है वो चीज़, और एक नया औसत। दो बातें ध्यान रखनी है आपने कि हम कैसे इसको विद इन सेकेंड निकालेंगे वो देखिएगा। अगर हम मान लीजिएगा प्रत्येक संख्या में k प्लस करते हैं, यानी कि प्रत्येक संख्या में कुछ निश्चित संख्या को हम प्लस करते हैं, तो जो नया औसत होगा बच्चों, तो जो पहले वाला औसत है उसमें भी k प्लस हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरा ऑपरेशन होता है बच्चों माइनस का। अगर हम प्रत्येक संख्या में से कुछ घटाएंगे तो औसत में से भी वैसे ही घट जाएगा। और इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई की बात हम करते हैं कि प्रत्येक संख्या को गुणा करेंगे तो औसत को भी हम उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो नया औसत हमारे पास आ जाएगा। लास्ट ऑपरेशन बचता है बच्चों डिवीजन का, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एवरेज को भी उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नया औसत आ जाएगा। यानी कि इन 4 बेसिक ऑपरेशन में अगर एग्जामिनर आपको देता है कि प्रत्येक संख्या में प्लस किया जाए तो एवरेज में प्लस कर दो, और अगर माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन देता है तो उसी हिसाब से कर देंगे हम। यहाँ देखिएगा, आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पे बोला गया प्रत्येक संख्या को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो बड़ा सिंपल है, सिर्फ आपने क्या करना, जो औसत दे रखा है इनकी आपस में दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। 12 7 कितने होते हैं, 84, दैट विल बी योर आंसर। ओके, 4 ऑपरेशन मैंने आपको बताए हैं, इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ओके,
बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ का आयतन हमें दिया गया है 48,000 सेंटीमीटर क्यूब और उसकी भुजाओं का अनुपात हमें दिया गया है 3:2:1। ओके, 3:1। सबसे बड़ी भुजा हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखिएगा इस तरह से, मैं डायग्राम से आपको क्लियर करा दूं इस क्वेश्चन को, उसके बाद आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास बच्चों देखिएगा एक क्यूब हो गया, क्लियर है। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको एक क्यूब बना लेते हैं, क्लियर, आपको समझना आसान हो जाएगा। जो इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है और ये हाइट है, क्लियर है। तो यहाँ देखो 3:2:1 दिया गया बच्चों। तो हम क्या करते हैं, लेंथ को 3x, ब्रेड्थ को 2x और जो हाइट है उसको हम x मान लेते हैं, क्लियर है। तो आपको समझना आसान हो गया होगा। तो वॉल्यूम जो होता है बच्चों, जो आयतन होता है वो होता है LBH, यानी कि 3x इंटू में 2x और इंटू में x। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, देखिएगा 48,000 के इक्वल दे रखी है। तो 3 2 जा कितने होते हैं 6। अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो बच्चों ये किस पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8,000 पे हो जाएगा। अगर बेस सेम होगा तो बच्चों पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में। तो x की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से देखिएगा 3 हो जाएगी। और जो 8,000 है इसको भी हम 20 की पावर 3 के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बच्चों, देखिएगा 20 आ गई। तो आपसे सबसे बड़ी भुजा पूछी गई है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, जिसका अनुपात में हिस्सा सबसे बड़ा होगा। यानी कि आप क्या करेंगे, 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। देखिएगा 3 की पावर कितनी है बच्चों, 2x - 1, किसके इक्वल दिया गया है 243 के। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमारे ऑप्शन हैं। ओके, तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या काम करना है, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे बेस सेम कीजिएगा। यानी कि जैसे 243 दिया गया है, आपको पता है कि जो 3 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है 243। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसको आप इजीली नहीं कर पा रहे हो तो उसको आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिएगा बेस जो है बच्चों वो सेम हो गया, तो इसका मतलब जो पावर है वो भी सेम होंगी। तो 2x - 1 किसके इक्वल होगा बच्चों, 5 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से 1 को इधर लेके जाएंगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 2x विल बी इक्वल टू 6। और यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो कितनी होगी, 6/2 यानी कि 3 आ जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, किसी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर के घन में से उसका वर्ग घटाने पर 100 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। पहले तो आप बच्चों स्टेटमेंट को समझिएगा। सपोज करो कि हम एक नंबर लेते हैं x, क्या दिया गया है, x का घन। घन का मतलब होता है बच्चों क्यूब, यानी कि हम शक्ति 3 करेंगे। और उसके बाद क्या कहा गया है कि उसके घन में से उसका वर्ग, यानी कि उसी संख्या का हम जब इसमें से स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है बच्चों 100। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे और ऑप्शन में भी बच्चों जो सबसे छोटे वाला ऑप्शन होगा उसको हम ट्राई करेंगे, चाहे कहीं पे भी हो। तो 5 को हम यहाँ से लेते हैं, तो 5 की क्यूब जो है बच्चों, और यहाँ पे वैल्यू इस तरह से रखकर 5 की क्यूब का मतलब होता है बच्चों 125 और 5 स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों 25। जब इसमें से इसको आप माइनस करते हैं तो आता है बच्चों 100, यानी कि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 5। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, राम को एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, वह 178 अंक प्राप्त करके 22 अंकों से फेल हो जाता है, तब कुल पूर्णांक क्या हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। ये ऑप्शंस रहे। पहले तो बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए बच्चों, 40% चाहिए। और राम ने प्राप्त कितने की, 178, 22 से हो गया फेल। इसका मतलब है कि अगर हम कुल अंक x माने तो x का जो 40% है, प्रतिशत हटाने के लिए बच्चों हम 100 करते हैं नीचे बाय में। ओके, तो यहाँ देखिएगा 178 अंक उसने प्राप्त किए और 22 से हो गया फेल। इसका मतलब क्या बच्चों कि अगर उसको ये 22 अंक मिल जाते यहाँ पे तो वो पास हो जाता। तो इसका मतलब क्या, जब हम इनको दोनों को प्लस करेंगे तो बच्चों कितने अंक हो जाएंगे, 200 अंक हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिएगा ज़रा ध्यान से, तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इस 100 को यहाँ पे लेके जाएंगे, ओके, इंटू में 100 और बाय में क्या करेंगे बच्चों 40। तो जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो वैल्यू आती है बच्चों 500। कुल पूर्णांक कितने होंगे, 500। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी ऐसी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा डेसिमल दे रखे हैं, उलझाने के लिए एग्जामिनर ने सिर्फ डेसिमल दिए हैं, घबराइएगा मत। तो यहाँ पे देखिएगा अगर आप डेसिमल रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं बच्चों, डेसिमल के बाद 2 अंक हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 अंक हैं, इसी तरह से यहाँ भी 2 अंक हैं और यहाँ पे भी 2 अंक हैं। तो यहाँ पे एक मान के चलिएगा यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। 49 का कितना होता है बच्चों, स्क्वायर रूट 7 होता है। 25 का कितना होगा बच्चों, 5 होगा। इसी तरह से 81 का कितना होता है, 9, और 36 का कितना होता है, 6। अगर आप डेसिमल रिमूव करके करेंगे तब भी यही चीज़ आएगी बच्चों। यहाँ पे देखिएगा इसको हम और कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखिएगा आपस में इसको आप क्रॉस कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 14, क्लियर। और यहाँ से कितना आएगा बच्चों, 15, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 2 जा 10, यानी कि आपने इसका एलसीएम लिया है किसी से यहाँ पे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 29 बाय में 10 हो जाएगा। और जब आप इसको फर्दर करते हो फ्रैक्शंस में तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2⁻9/10। और ये ऑप्शन है बच्चों आपके पास ये वाला। एक इसका आंसर बच्चों और भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाय में 10 है तो डेसिमल में भी आपके पास आंसर आ सकता है इसका। ओके, किसी भी रूप में आंसर दे तो आप एक बार देख लीजिएगा इसको, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। देखिएगा बच्चों ये क्वेश्चन, 2 संख्याओं का एलसीएम 864 तथा एचसीएफ 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हमें दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। जब बच्चों हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ का पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाए थे तो वहाँ पे आपको बताया था कि दोनों संख्याओं का, सपोज करो कि एक संख्या p है और एक संख्या q है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आती है। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस में डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखिएगा 288 ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर हमने क्यों लिया, और यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन बच्चों कितनी आएगी, देखिएगा 864 गुणा में 144। ओके, तो जब हम इनको कैंसिल आउट करते हैं तो 144 दूनी कितने होते हैं बच्चों, 288। 2 से यहाँ पे भी भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 432, यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपको कंसेप्ट पे आपकी अच्छी पकड़ है तो बहुत जल्दी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो जब कंसेप्ट सीखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पूरी डिटेल में इनको सीख सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट बच्चों हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो पेपर्स में आए हुए हैं, सो इसलिए थोड़ा फास्ट भी चल रहे हैं। किसी लड़के को एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा गया, उसने उसे 30 से गुणा किया और प्राप्त उत्तर जो है वो सही उत्तर से 400 कम था। अब यहाँ देखिएगा ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत ईजी होता है बच्चों। ये मान के चलते हैं बच्चों संख्या x है, क्या कहा गया था उसको गुणा करने के लिए कि संख्या को 50 से गुणा करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, 30 से गुणा कर दिया उस संख्या को। और इस प्रकार से जो उनका जो अंतर है, देखिएगा ये जो गुणा करके आना था और ये जो आया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों वो दे रखा है 400। यही कहा गया आपको इसमें कि 50 से गुणा करना था, लेकिन उसने लड़के ने क्या कर दिया, उसको 30 से गुणा कर दिया, और इस प्रकार जो उत्तर प्राप्त हुआ वो पहली जो आना था सही उत्तर उससे 400 कम है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा 50x में से 30x गए तो कितना होता है बच्चों, 20x होता है, और कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 400। तो जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा, 20 आएगा। इसका मतलब जो सही संख्या है बच्चों वो कितनी है, 20। क्लियर है बच्चों, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि जो सही उत्तर था वो क्या होगा, तो फिर आपने क्या करना बच्चों, इस 20 को 50 से गुणा कर देना, यानी कि 1000 जो है वो सही उत्तर होगा। समझ पा रहे हो, अगर संख्या पूछी है तो सिर्फ आपका 20 आंसर आएगा। अगर बच्चों वो पूछ लेता है सही आंसर क्या होता, फिर आता आपका 1000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 रुपये में बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य हमें निकालना बच्चों। इसमें ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। देखिएगा जरा इसमें क्या कहा गया है कि 425 में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही 355 रुपये में बेचने पर हानि होती है। जब कभी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा। ओके, इस तरह से प्लस कर दीजिएगा, और बाय में आपने 2 करना है, तो ये आपका पास लागत मूल्य आ जाएगा इसका। ओके, क्या आ जाएगा बच्चों, लागत मूल्य। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस किया, तो प्लस करने में बच्चों हमारे पास क्या आया, देखिएगा यहाँ से 8 और 780 आ गया। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है बच्चों, 390 आ जाता है, यानी कि आपके पास ऑप्शन आ जाएगा बी।
जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जितना लाभ उतनी ही हानि हो, हमेशा दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, यू विल गॉट योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यदि कोई वस्तु 7% हानि की अपेक्षा 7% लाभ पर बेची जाए तो 140 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है। इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों देखिएगा, यहाँ पे जो डिफरेंस दे रखा है ना, अधिक प्राप्त होता है, इसको आप इस तरह से लिखिएगा। और आपने क्या करना बच्चों, ये लॉस है और ये प्रॉफिट है, इन दोनों को आपने प्लस कर देना है। तो 7 प्लस में 7 कितना होता है बच्चों 14, उससे डिवाइड करेंगे हम। परसेंटेज है तो 100 साथ में लगाएंगे। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बच्चों हमारे पास कितना आता है 1000, और ये 1000 होगा आपका कॉस्ट प्राइस। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने कंसेप्ट को याद रखना है कि जब इस तरह से हानि और लाभ हो दोनों को प्लस करना है और जितना अधिक प्राप्त हो रहा है उसको डिवाइड करना है, इनटू में लिखेंगे आप 100। ओके, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट लुक में ऐसा लगता है बच्चों बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होगा, लेकिन हम इसको देखिएगा जब सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले बच्चों हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 2 जा 6 माइनस में 1, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों 5/3 आएगी। ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से समझिए जरा। इस ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास है 5/3। इसी तरह से जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं 5 2 जा 10 माइनस में 3, तो ये बच्चों आता है 7y में 5। ओके, इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14 माइनस में 5, यानी कि 9y में 7 आ गया। तो आप एक चीज देखिएगा, यहाँ से आप देख रहे हो 5/3 आया है, तो ये 5 यहाँ पे आया है आगे, इसी तरह से 7, इसी तरह से सीरीज आगे चलने स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो इसका अंश है वो इसके हद से 2 ज्यादा है। तो बच्चों इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है लास्ट में। इसका मतलब क्या है, जब ये लास्ट में होगा तो नीचे वाले से 2 ज्यादा लिख देना बस आपने इस तरह से। ओके, टाइम सेव कीजिएगा, क्लियर है बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। ओके, इसी तरह से ये सीरीज आगे चलती चली जाएगी और लास्ट उसकी टर्म ये हो जाएगी। अब देखिए बच्चों हम इसको इस तरह से कैंसिल करना शुरू करते हैं। ओके, तो यहां से देखिएगा ये चीज समझने की बच्चों, यहाँ पे भी क्या होगा 11/9 होगा, क्योंकि ये यहाँ तक की सीरीज है तो इसमें बहुत सी टर्म्स और भी आएंगी, इतने हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो एक आपने इमेजिन करना है कि 9 से 9 कैंसिल हो तो नेक्स्ट 11 से 11 कैंसिल होगा, यानी कि ये सीरीज बच्चों इस तरह से कैंसिल हो रही है, ध्यान से देख लो जरा। ओके, इस तरह से अगर हम पूरी सीरीज को लिखते हैं तो कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से देखिएगा 3 बचा है बच्चों, और यहाँ से बचा है 1003। ओके, 2 ही टर्म बची है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों इसको 1003/3, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत इजी है और बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 35% वोट प्राप्त हुए। ओके, क्लियर, और दूसरे उम्मीदवार से 450 वोट से हार जाता है। इसका मतलब 2 कैंडिडेट हैं, एक को 35 मिले लेकिन वो 450 वोट से हार जाता है, तो चुनाव में कुल कितने वोट थे, यानी कि हमें टोटल वोट्स निकालने हैं। ओके, इसको करने के बच्चों कई मेथड हैं, लेकिन जब मैं आपको समझा रहा हूं ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इजी मेथड से हम इसको करेंगे। ये 35% बच्चों देखिएगा, जो लूजर है जो हारा है उसको मिले हैं, तो आप ये देखिएगा टोटल होते हैं बच्चों 100, क्लियर है, टोटल 100% देते हैं। अगर 35 हारने वाले को मिले हैं तो जीतने वाले को कितने मिले बच्चों 65। हम कैसे करेंगे, 100 में से 35 को माइनस करके 65 आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा इन दोनों की वोटों का जो डिफरेंस था, जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो बच्चों कितना बनता है, देखिएगा 30 आता है। ये 30% बच्चों जो है वो 450 के इक्वल है। यहां से आप ध्यान से देख लीजिएगा, जब कभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो जो बच्चों हार रहा है उसके लिख देंगे परसेंटेज, जो जीत रहा है उसकी परसेंटेज। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा उसके बराबर आता है जितनी वोटों से वो हारते हैं या जीतते हैं। ओके, तो यहां से हम 1% का निकालेंगे, जब हम इसको 30 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 15। अब देखिएगा जरा आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हम इसके आंसर पे जाने से पहले आपको एक चीज और समझाता हूं। यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। ओके, ध्यान से समझ लो। अगर वो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि हारने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले, तो आप इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल वोट निकालने की आपको जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर एग्जामिनर पूछता आपसे कि जीतने वाले को कितने मिले, तो आप 65 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 15 को, 1 की वैल्यू आई हुई है आपके पास। ओके, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों पूछा गया कुल कितने वोट थे, और कुल होता है बच्चों कितना 100 होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को, तो इसका मतलब 1500 आपके पास टोटल वोट आ जाएंगे। बहुत इजी है बच्चों, पहले आप 1% का निकाल लीजिएगा इस तरीके से, और फिर आप इसको जो भी एग्जामिनर पूछता है वो कर सकते हैं।
बच्चों हर क्वेश्चन के ऊपर हमने अलग अलग पूरे कंसेप्ट वाइज क्लासेस बनाई हुई हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन वही डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, फास्ट चलने की कोशिश करते हैं, ओके, ताकि कम टाइम में आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो पूरे कंसेप्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख लीजिएगा दोनों क्लासेस को, तो आपको वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 20 आम 3 रुपए के हिसाब से खरीदता है और 25 आम 4 रुपए के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमें फाइंड आउट करना है। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आता है एग्जाम्स के अंदर, और बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। इसको करने के कई मेथड है बच्चों, ठीक है। इसको हम एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ विद इन सेकंड आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें आपने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, देखिएगा जो वस्तुएं हैं यानी कि जो चीजें खरीदी जा रही हैं उसको बच्चों आपने बस यहाँ पे पहले लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पे 20 आम 3 रुपए के हिसाब से खरीदे जा रहे हैं, तो आप जो राशि होगी जितने में वो खरीदे जा रहे हैं उसको बस यहाँ पे लिखना है आपने, और यहाँ पे 25 को आप इस तरह से लिखेंगे और 4 यहाँ पे आ जाएगा। समझ पा रहे हो बच्चों? यहाँ से देखिएगा, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले ध्यान से समझने जरा बस। फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जैसे 25 को 3 से करते हैं तो कितना, तो 75, क्लियर है। और लास्ट में यही आपने यहाँ पे नीचे लिखना है और इनटू में करना है आपने 100, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, वस्तुएं यहाँ पे लिखनी है बच्चों सामने, और इसके सामने मूल्य आ जाएगा। फिर आपने इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले ये लिखना है, यहाँ से जो भी आएगा रिजल्ट, फिर 25 को जैसे 3 से किया तो 75 आया, और लास्ट में बच्चों यही लिखना है आपने, ध्यान रहे, इनटू में 100 कर दीजिएगा। अब देखिएगा अगर इसका रिजल्ट आता है बच्चों पॉजिटिव तो प्रॉफिट होगा, और अगर माइनस आता है तो बच्चों हानि होगी। तो आप यहाँ से देख रहे हैं 80 में से हम 75 को माइनस करते हैं तो 5 आता है बच्चों हमारे पास, ओके। और यहाँ पे क्या आएगा, जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। 5 4 का कितना होता है बच्चों 25 में 3, और यहाँ से आंसर आएगा 6:2 में 3। अब देखिएगा ये वैल्यू प्लस की आई हुई है, तो इसका मतलब आपको होगा बच्चों प्रॉफिट। बहुत इजी है, बहुत इजी, सिर्फ आपने इसको समझना है। एक ही बात का ध्यान रखिए, वस्तुओं को पहले रखना है, और फिर यहाँ पे जो आपका आएगा ना सेकंड आएगा उसको आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में रखेंगे, ओके। एक और इसी तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिएगा, एक कार एक यात्रा का पहला आधा हिस्सा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, देखिएगा पहला आधा हिस्सा 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तथा बाकी आधा हिस्सा 60 किलोमीटर, ओके, चाल से पूरा करती है। औसत चाल ज्यादा आपने करनी है। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, कई बार औसत का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिएगा आंकड़ों का योग आंकड़ों की संख्या से करते हैं। तो क्या करते हैं 40 को और 60 को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया, बड़े खुश होते हैं कि आंसर 50 आ गया, लेकिन बच्चों गलत होता है। देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इस तरह जब कभी भी क्वेश्चन आए सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि दूरी समान होनी चाहिए। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से कहा गया है कि एक यात्रा है कोई, यहाँ पे उसका आधा हिस्सा अगर हम इस तरह से करें तो एक तो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और एक 60, ओके, ऐसे, क्लियर पॉइंट। और कई बार बच्चों ये भी हो सकता है कि एक यात्रा इस तरह से भी की जा सकती है कि पहले जाए उस स्थान तक और फिर वापस आए, दोनों में सेम ही फॉर्मूला लगेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो आप ध्यान से देख लीजिएगा, वो फॉर्मूला हो बच्चों 2xy अपॉन x प्लस में y। ये xy क्या बच्चों, x जो पहली चाल होगी और जो y है वो बच्चों दूसरी चाल होगी, ओके। ध्यान से देख लें आप इसको, x पहली चाल और y दूसरी चाल, तो 2xy अपॉन x प्लस y, ये होगी बच्चों हमारे पास औसत चाल, ओके। एवरेज स्पीड आ जाएगी, यहाँ से आप वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। जब हम देखिए 40 में 60 को प्लस करते हैं तो बच्चों यहाँ पे कितना आता है 100 आता है, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये आता है 48 किलोमीटर पर हावर, ओके। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, अगर आपने अब तक इसको इस तरीके से नहीं किया है एग्जाम के अंदर आपके गलत हो जाते हैं। और देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दोनों के दोनों आपने देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओके। देखिए बच्चों एक और एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिएगा जरा। तो एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु यानी कि जो एवरेज है वो 18 वर्ष है, और एक अध्यापक की आयु शामिल होने से जो औसत बच्चों वो 19 हो जाता है, ओके। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आता है, कई बार अध्यापक आता है, कई बार उसमें से चला जाता है। तो इसके ऊपर भी हमने अलग अलग वीडियोस बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर।
तो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसको मैं दो मेथड से आपको समझाता हूँ, इसको हम दो मेथड से कैसे करेंगे। एक तो जब ट्रेडिशनल मेथड बच्चों वो देखिएगा, क्योंकि जो औसत आयु है अगर आप उसको संख्या से गुना करते हैं तो योग आ जाता है बच्चों आपके पास। तो आप देखिएगा अध्यापक शामिल होने से 35 की बजाय कितने हो गए बच्चों, वो देखिएगा 36 हो गए हैं। क्लियर है। एवरेज कितना बच्चों देखिएगा 19 है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये आता है 684। क्लियर है। और जो इससे पहले क्लास के अंदर 35 स्टूडेंट्स थे उनकी एवरेज कितनी थी बच्चों, 18 थी। तो जब आप इस तरह से उनका योग निकालते हो मल्टीप्लाई करके तो ये बच्चों ये आता है 630। ओके, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये आपके पास जो एक टीचर आया है ये उसकी एज आ जाएगी। क्लियर बच्चों, ये था एक ट्रेडिशनल मेथड। क्लियर है। आप इससे भी कर सकते हैं। एक कंसेप्ट हम बच्चों इसमें और डिस्कस करते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। यहाँ पे देखिएगा बच्चों जरा, ये 35 स्टूडेंट्स हैं, इनकी एवरेज है बच्चों देखिएगा 18। अब क्या हुआ, इस क्लास में एक टीचर और आ गया तो इसका मतलब अब जो इनकी संख्या होगी बच्चों कितनी होगी 36। क्लियर है ना, एक टीचर जाने से 36 हो गई। समझ पा रहे इस पॉइंट को। और लेकिन एवरेज बच्चों जो है वो अब 19 हो गई है। ध्यान से समझ लेंगे आप इसको, एवरेज कितनी और बच्चों 19 हो गई है। यहां तक देखिएगा इनकी जो एज थी वो तो वही की वही है, लेकिन ये जो एवरेज औसत बड़ी है उसमें जो 19 हुआ है उसके अंदर इस टीचर की एज की वजह से बड़ी हो। इसका मतलब क्या है, ये टीचर 19 तो अपने लेके गए हैं, यहाँ से देखिएगा। और ये जो डिफरेंस है 18 में और 19 में 1 का डिफरेंस है ना बच्चों, तो इसका मतलब ये 1 जो है इन 35 के लिए वो टीचर की एज में से ही आएगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा 35 आप क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे तो भी आपके पास टीचर की एज आ जाएगी। क्लियर, ये कंसेप्ट से भी आप इसको कर सकते हैं। और ये तो आपके पास है ही बच्चों जो आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ए ने एक व्यापार 42 रुपए लगाकर शुरू किया, कुछ समय बाद बी भी 72 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। एक वर्ष बाद लाभ को बराबर बराबर बांट लिया, बी व्यापार में कब शामिल हुआ था। हमें ये फाइंड आउट करना है। ये पार्टनरशिप का बच्चों क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का आपको पता है बच्चों कि जो पूंजी में अनुपात होता है वही उनका लाभों में अनुपात होता है। लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए ने बिजनेस शुरू किया था लेकिन बी शुरुआत में नहीं था। ध्यान से देखिएगा, बी कुछ समय के बाद शामिल हुआ है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो एक ये रखना है कि कितने समय के बाद लाभ उन्होंने आपस में बांटा, यानी कि 1 साल की अवधि है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों देखिएगा, जो 42 रुपए हैं ए के वो रहे हैं बच्चों पूरे 12 मंथ के लिए। ध्यान से समझ लें, पूरे 12 मंथ के लिए रहे हैं। जो 72 रुपए थे बी के वो हम मान लेते हैं कि T2 समय के लिए रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट। यानी कि ये 12 मंथ के लिए उसके रहे हैं और ये T2 समय के लिए रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना बच्चों, उन्होंने लाभ को बराबर बराबर बांटा है। बराबर का मतलब क्या होता है बच्चों कि 1:1 की रेशो में उन्होंने डिवाइड किया। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 1:1। क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम यहाँ से बच्चों इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना हम आया बच्चों 7 आया, यानी कि ST2 को हम यहाँ पे लेके जाते हैं तो इसकी वैल्यू आई बच्चों 7। क्लियर है। अब यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपसे। यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो 7 आया ये क्या चीज आई है, इसमें आंसर में आपका 7 भी है और 5 भी है। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि बी व्यापार में कब शामिल हुआ, इसका मतलब बच्चों यहाँ से ध्यान से समझने जरा कि जैसे 12 मंथ टोटल थे वो ये पूछ रहे हैं बच्चों कि बी व्यापार में कब शामिल हुआ, यानी कि कितने मंथ के बाद शामिल हुआ। ये जो 7 आया बच्चों ये 7 मंथ तो उसकी जो पूंजी थी वो रही है, जो इसमें इन्वेस्टमेंट की थी वो थी हमारे पास। लेकिन आपसे पूछा गया है कि बी कब शामिल हुआ था, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा ये 7 आया हुआ बच्चों, यहाँ तक तो इसकी इन्वेस्टमेंट रही है। इसका मतलब 12 में से जब हम बच्चों 7 को माइनस करते हैं तो 5 मंथ आ जाता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कब शामिल हुआ तो आपका आंसर आएगा बच्चों 5। अगर ये पूछ लिया जाए कितने मंथ तक उसने निवेश किया तो फिर आंसर आएगा बच्चों 7। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 8 पुरुष या 12 महिलाएं एक काम को 40 दिन में करते हैं, 6 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों मैं दो मेथड से आपको समझाता हूँ। एक बेसिक कंसेप्ट जिससे मैक्सिमम लोग करते हैं, फिर उसके बाद एक हम शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिसमें विद इन सेकंड आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। ओके, पहले देखिए बच्चों जो एक नॉर्मल मेथड अप्लाई करता है कोई भी स्टूडेंट लगाओ, उसमें हम देखते हैं। यहाँ देखिएगा
या दिया गया है, यानी कि इस काम में बच्चों क्या है, या तो हम 8 पुरुष लगाएंगे या फिर 12 महिलाएं लगाएंगे, तब भी काम हमारा 40 दिन में हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा और नहीं बच्चों, यहाँ पे या दिया गया है। तो इसका मतलब क्या बच्चों, पहले तो हम क्या करेंगे, जो मैन की और वुमेन की है, यहाँ पे देखिएगा वो रेशो फाइंड आउट करते हैं, यानी कि 8 पर मैन अगर हम लगा रहे हैं तो 12 वुमेन के इक्वल आते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिएगा 1 मैन की रेशो निकालेंगे, यहाँ से क्या आएगा बच्चों, देखिए 12 बाई में 8 वुमेन के इक्वल आ जाएगा। क्लियर, इसका मतलब क्या है, 4 3 और 4 2 3/2 है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा, यहाँ पे दे रखे हैं 6 मैन दे रखे हैं, 6 पुरुष दे रखे हैं, तो इसका मतलब 6 मैन किसके इक्वल होंगे बच्चों, देखिएगा तो ये 3/2 है, इनटू में 6 कर देंगे हम यहाँ से। क्लियर है, तो यानी कि 9 वुमेन की इक्वल आ गई। तो अगर हम इन 6 को यहाँ से रिप्लेस करते हैं और इनकी जगह पे 9 वुमेन लगाते हैं, तो 6 ये वुमेन है, 9 ये हो गए हमारे पास। तो टोटल इसका मतलब क्या बच्चों, यहाँ से आया हमारे पास 15 वुमेन। समझ पा रहे हो इस पॉइंट को, यानी कि यहाँ पे आ गया 15 वुमेन। तो हम यहाँ पे एक एमडीएच का फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, देखिएगा एमडीएच। क्लियर है, हम उस फॉर्मूले से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसको डिटेल में पहले समझा चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा मैं इसमें जो स्टार्टिंग में है 12 वुमेन है, ये भी हमने वुमेन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब जो 12 है वुमेन हम यहाँ पे ले रहे हैं, 40 डेज में इसको कंप्लीट करना, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ। ओके, तो दूसरा बच्चों यहाँ पे देखिएगा 6 वुमेन और 6 पुरुष जो थे मैन थे, वो हमारे पास किसके इक्वल आ गए, 15 के इक्वल आ गए। तो उसको बच्चों हम यहाँ पे 15 इंटू में d2 कर देंगे। ओके, जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये तो बच्चों मैक्सिमम बच्चे जो है इसको फॉलो करते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ, जिससे आप विद इन सेकंड इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा, जब कभी भी आपके पास और या का क्वेश्चन आए, यानी कि एंड और का क्वेश्चन आए, तो आपने क्या करना बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे 40 दिन दे रखे हैं, इसमें हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है, फिर आप और को उठाइएगा, आपने क्या ध्यान रखना है, एंड बाय में और। ओके, एंड बाय में और, यानी कि और बाय में या का हम यूज करना है, इंग्लिश में हम कह रहे हैं एंड बाय और। तो जो एंड में है देखिएगा 6 मैन एंड 6 वुमेन, तो हम क्या करेंगे, 6 के बारे में बच्चों यहाँ पे देखिएगा 8 करेंगे। ध्यान से समझ लो जरा, इस 6 के बारे में क्या आएगा, 12 आएगा। क्लियर है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, अगर ये कैंसिल होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। समझ पा रहे हो इस पॉइंट को, देखिए बहुत इजी हो जाता है। ये कितना बच्चों देखिएगा 3/4, और ये कितना बच्चों यहाँ से 1/2। तो जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना बच्चों देखिएगा 4, यहाँ पे कितना होगा बच्चों देखिएगा 3, और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से 2, यानी कि कितना आ जाएगा इसकी बच्चों यहाँ पे 5/4। तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे 40 इंटू में 4 और बाय में 5। तो जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो 32 आपका आंसर आता है। इस मेथड से भी आप कर सकते हैं और इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। ये आपके पास सर्च यानी कि करनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बेस पे बच्चों 4 तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है। पहला तो क्या, स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इन सभी में सबसे छोटा, सबसे बड़ा, या फिर आरोही क्रम में इनको अरेंज करना है या फिर अवरोही क्रम में इनको अरेंज करना है। ओके, तो आपने एक बात का ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको यूं देखकर हम नहीं बता सकते कौन से में ग्रेटर है कौन से में स्मॉलर है। ओके, तो सबसे पहले तो इनको सॉल्व करने का मेथड देखिएगा क्या है। आपने क्या ध्यान रखना बच्चों, जैसे यहाँ पे 3, 4, 6 और 12 दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4 की वैल्यू जो आएगी, 4 की पावर जो है वो 3 आएगी। करने के अंदर बच्चों आपने इस तरह से लिखना है, जब कभी भी आपके पास इस तरह से आइए तो आपने 1/, में लेके जाना है उसको। ओके, पहले आप समझ लें जरा इसको किस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं। तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी 1/4, 15 की पावर कितनी होगी बच्चों यहाँ से 1/6, और 245 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ से 1/12। पहला काम तो बच्चों देखिएगा ये है, स्टेप को समझ लें, फिर उसके बाद हम स्टेप को स्किप करते चले जाएंगे। अब देखिएगा बच्चों आपने क्या करना, जैसे यहाँ पे 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, आप इनका एलसीएम लेंगे। ओके, एलसीएम लेना आपको आता होगा। 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों यहाँ से 12 आ जाएगा। ओके, तो आपने क्या करना, इन सभी के पावर में इस तरह से 12 कर देना है। ध्यान से समझ लें जरा, जो भी एलसीएम आता है करने के अंदर उसको आप इस तरह से कर देंगे। और जब आप इसको यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों 4 होगी, और 6 की पावर 3, इसी तरह से 15 की पावर 2, और 245 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी। अब 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो ये आता है 256, यहाँ से कितना आ जाएगा 216,
और ये कितना हो जाएगा 225 और 245। ओके, अब हम चलते हैं जो 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे। ओके, पहला क्वेश्चन देखिएगा स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब आपने इनमें से बच्चों ये देखना है सबसे छोटा कौन सा है इनमें, और सबसे छोटा आपको नजर आ रहा होगा 216। ओके, तो ये किससे आया हुआ है, यहाँ से। तो इसका मतलब जो फर्स्ट का आंसर आएगा बच्चों आपके पास वो आएगा ये। ओके, क्लियर पॉइंट। तो ये अब स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। इसी तरह से अब देखिएगा ग्रेटेस्ट नंबर की बात अगर बच्चों हम करते हैं बी में, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा बच्चों, इसमें देखिएगा 256 ग्रेटेस्ट नंबर है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। इसी तरह से जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, आरोही क्रम में लगाओगे, आरोही क्रम क्या होता है बच्चों, सबसे पहले सबसे छोटा देखिएगा, सबसे छोटा कौन सा इसमें बच्चों, ये है। क्लियर है। तो इसका मतलब जो आपका सी ऑप्शन आएगा उसमें क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ये। ओके, फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों, देखिएगा ये 225 है, यानी कि आपके पास इस तरह से आएगा 15 और 6। उसके बाद देखिएगा बच्चों कौन सा है इसमें 245, यानी कि आप क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 12 और 245 इस तरह से। क्लियर है। और लास्ट में एक ही नंबर आपके पास बचा है बच्चों, देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में 256 है, तो आपका ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्यूब रूट। क्लियर पॉइंट। तो असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे आ जाएगा। अब देखिएगा जो डी है जो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, उसमें क्या होता है बच्चों, ये रिवर्स हो जाएगा बस। उसमें सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। आई होप कर लोगे आप इसको। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो 4 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको इस तरीके से डील करेंगे। ओके, देखो जो एक और ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ओके, देख के क्वेश्चन को ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। ओके, और मैं आपको वो कंसेप्ट कराऊंगा जिससे आप देखते ही इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर निकाल पाओगे, देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, पहले हम देखते हैं बच्चों इन नंबर्स पे। जब कभी एग्जामिनर कोई ऐसा नंबर देते हैं आपको इस तरह से, तो उसमें कुछ ना कोई कंसेप्ट जरूर लगता है। ओके, तो आप एक कंसेप्ट को याद कीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये होता है बच्चों एक बार प्लस करना है आपने और एक बार माइनस करना है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस में बी। ओके, अब हम इन नंबर्स को देखते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। इस नंबर में और इसमें 4 का डिफरेंस है, इसी तरह से इसमें और इसमें 4 का डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को यूज करने की कोशिश करेंगे। तो आपने बच्चों क्या करना है, 16 लिखेंगे आप, यहाँ पे ध्यान से समझ लें जरा। इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 9752 और माइनस में 4। पहले आप इसको देख लें, अभी और क्लियर हो जाएगा आपको। और इसको हम +4 लिख सकते हैं। पहले तो देखिएगा जरा, इसमें से माइनस करके यही नंबर आता है हमारे पास, और इसमें 4 प्लस के यही नंबर आता है हमारे पास। तो बाय में आपके पास यही आएगा 9752। क्लियर बच्चों, ध्यान से देख लो जरा इसको। अब यहाँ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि ये कंसेप्ट हो गया आपके पास। तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, बी को। क्लियर है, ध्यान से समझ लो जरा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस में 9752 स्क्वायर और माइनस में 4 स्क्वायर। ध्यान से देख लो इसको जरा, ए स्क्वायर आ गया बच्चों हमारे पास, माइनस में बी स्क्वायर हो गया। बाकी हमने कोई इसमें चेंज नहीं करना है, उसको हम एज इट इज रखेंगे। 4 स्क्वायर का मतलब कितना होता है बच्चों, 16। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिएगा ऊपर हमारे पास 2 है, 9752 और स्क्वायर है, नीचे हमारे पास सिंपल यही है। तो ये भी आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा ये। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से कंसेप्ट को देखेंगे और आंसर आप सीधा लगा सकते हैं इसमें। ओके, देखिएगा बच्चों इस क्वेश्चन को, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि 15,625 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1951 रुपये हो। ओके, इस कंसेप्ट में बच्चों हमने एक अलग से क्लास और दी हुई है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी क्वेश्चन बच्चों हम करा रहे हैं और अच्छे से आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वहाँ से पूरी क्लासेस देखिएगा, आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहे हैं तो थोड़ा फास्ट भी करना पड़ रहा है, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ देखिएगा मूलधन लिखेंगे आप प्रिंसिपल, यानी कि जो आपको दिया गया है 15625। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे आपने लिखना बच्चों मिश्र धन, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। और मिश्र धन क्या होता है बच्चों, मूलधन में जब आप ब्याज को प्लस करते हैं तो मिश्र धन आपके पास आता है। यहाँ से बच्चों आएगा 175 और 76। क्लियर है। अगर यहाँ से कोई चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है तो आप उसको कैंसिल आउट करेंगे, और नहीं होती तो ध्यान रखिएगा बच्चों
जैसे यहाँ पे 3 साल दिया गया है तो आपने क्या करना बच्चों, इसका क्यूब रूट निकालना है, यानी कि इसका घनमूल निकालना है। ओके, तो इसका जो आएगा बच्चों ये याद भी रखने हैं आपने, 25 आएगा। और यहाँ पे बच्चों जो इसका आता है वो 26 आता है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही होता है, 1 या 2 इस तरह से होगा, तो आप एक अंदाज़ा लगा के भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से 25 है और 26 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना बच्चों देखिएगा 1 है। तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, तो क्या करेंगे बच्चों ध्यान से देख लो, 1 में 25 और इनटू में बच्चों आ जाएगा 100। ओके, तो जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो बच्चों ये आएगा 4%। देखिएगा कितना इजी हो जाता है, सिर्फ आपको कंसेप्ट पे पकड़ बनानी है। ओके, नेक्स्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक खड़े व्यक्ति को 6 सेकंड में और 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की चाल और गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। दो ही तरह से एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, तो गाड़ी की चाल पूछेगा आपसे या फिर गाड़ी की लंबाई पूछेगा। इसको बच्चों हम एक डायग्राम से करते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए ये। यहाँ देखिएगा ये बच्चों हम L मीटर जो है वो गाड़ी की लंबाई मानते हैं। ओके, और ये 210 मीटर जो है बच्चों वो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई। ध्यान से समझ ले जरा, इस पिक्चर को आपने क्लियर कर लिया ना माइंड में, दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखिएगा ये गाड़ी की लंबाई है, और जब ये एक खड़े हुए पर्सन को पार करती है तो हम गाड़ी की लंबाई को ही मेंशन करते हैं इसमें। तो यहाँ देखिएगा दोनों केसेस में गाड़ी की लंबाई तो सेम रहेगी। यहाँ पे बच्चों जब ये इसको क्रॉस करती है तो ये 16 सेकंड का टाइम लेती है पुल को, प्लेटफॉर्म को पार करने में, और जब ये गाड़ी इस पर्सन को पार करती है तो 6 सेकंड का टाइम लेती है। ध्यान से समझ लें जरा, इस ग्राफ से ही आपका क्लियर हो जाएगा आंसर। क्लियर है बच्चों, देखिएगा यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर इसको पार करने में लेती है मैन को, और यहाँ से जब इस प्लेटफॉर्म को पार करते हैं तो 16 सेकंड लेती है। बच्चों अब ध्यान से देखिएगा जरा, ये जो डिस्टेंस है, ये प्लेटफॉर्म की जो डिस्टेंस है, अगर आप इसमें टाइम का डिफरेंस देखें तो इसका मतलब क्या है, इसने 10 सेकंड में पार की होगी। ध्यान से देख लें जरा, अगर ये 16 सेकंड में पार कर रही है और उस पर्सन को ये 6 सेकंड में पार करती है, तो जाहिर सी बात है कि प्लेटफॉर्म को ये 10 सेकंड में पार करेगी। ओके, तो जो स्पीड होती है बच्चों वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस कितनी है बच्चों देखिएगा 210, और यहाँ से टाइम कितना लिया इसको पार करने में 10, तो इसका मतलब क्या बच्चों देखिएगा यहाँ से आ गया 21 मीटर पर सेकंड। ध्यान से समझ लें जरा इसको। तो डिस्टेंस को बच्चों हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास चाल आ जाएगी। क्लियर है। अब गाड़ी की लंबाई पूछी गई, चाहे आप ये केस लें चाहे आप ये केस लें, तो गाड़ी की लंबाई हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। लंबाई का मतलब बच्चों जो डिस्टेंस होगी इसने गाड़ी ने ट्रैवल करी है 6 सेकंड में, वही आपका आंसर होगा। तो इसका मतलब क्या, जो इसकी चाल कितनी आई है बच्चों देखिएगा 21 मीटर पर सेकंड आई हुई है, और इस पर्सन को ये 6 सेकंड में पार करती है, तो इनटू में आप 6 कर दीजिएगा, तो 126 मीटर जो है वो गाड़ी की लंबाई आ गई। ओके, ऑप्शन पे चलते हैं। अब देखिए 21 मीटर पर सेकंड 2 में था बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पे लंबाई निकाली यहाँ से। अगर 1 में होता तो हमारा आंसर वहीं से हो जाता, तो इसका मतलब ऑप्शन सी है। क्लियर है, बहुत ईजी है, सिर्फ इस डायग्राम से आप समझ के इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और चैनल की प्लेलिस्ट से बाकी आप देख सकते हैं, वहाँ से इस कंसेप्ट को और अच्छे से भी आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। ओके, तो आपने क्या करना बच्चों, जब कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या निकालना बच्चों, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। और देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम बहुत ईजी है बच्चों, 120 आ जाता है, इतना तो आपको आता ही होगा, 120 आ जाता है। अब ये 120 सेकेंड्स आए। ओके, तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मिनट 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों देखिएगा 2 मिनट्स हो गए। अब आपसे क्या पूछा गया, 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी। यहाँ पे बच्चे बहुत जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं 30 को, जैसे हमें देखिएगा यहाँ पे 2 मिनट में अगर वो एक बार बज रही हैं तो 30 को सीधा 2 से डिवाइड करके 15 आंसर निकाल देते हैं। ये गलत होता है बच्चों। ओके, ध्यान से समझ ले जरा, जब कभी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप टाइम को डिवाइड कर देंगे, जितने वो एक बार जितने मिनट में बजेंगे उससे डिवाइड करेंगे, और +1 करना ना भूलें इसके अंदर। ओके, तो यहाँ से आपका आंसर 15 नहीं, क्या आएगा बच्चों, यहाँ से आंसर 16 आएगा। अब ये 1 क्यों प्लस किया बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, जब ये स्टार्टिंग में एक बार बजती है ना स्टार्टिंग में, तो वो भी आपको प्लस करना है इसके अंदर, इसलिए 1 आपको प्लस करना है इसमें। तो कभी भी जल्दबाजी में इसका आंसर ये ना निकालिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये आता है एग्जाम के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिएगा विमाएँ 5 मीटर, 3 मीटर और 20 मीटर की एक दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर की
ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी कि ये दीवार है बच्चों और इसमें इस साइज की ईंट हमने लगानी है, तो हमें ईंटों की संख्या फाइंड आउट करनी है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों, सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि जो इनकी यूनिट है, जैसे इसमें मीटर, मीटर तीनों जगह पे मीटर दिया गया है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, ओके। और 1 मीटर जो होता है बच्चों वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। क्लियर है बच्चों? तो यूनिट कन्वर्जन का आपने खास ध्यान रखना है इसमें। तो हमें संख्या निकालनी है। यहाँ पे बच्चों आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब कभी भी संख्या निकालनी हो तो टोटल जितना भी होगा उसको डिवाइडेड बाय 1 का कर देंगे। यानी कि यहाँ देखिएगा जितने से दीवार का आयतन बनेगा, हम एक ईंट के आयतन से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना बच्चों, देखिएगा ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम इस मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों? सेंटीमीटर में। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या कर देंगे इसको बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा? 300। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2000। नीचे क्या है देखिएगा 25, ओके। अब यहाँ देखिए 12.5 है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा 10 चला जाएगा 1। इसी तरह से 7.5 है, तो यहाँ से हम इसका डेसिमल रिमूव कर देंगे। उसके बाद बच्चों हमने इसको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। कैंसिल आउट करते समय आप ध्यान रखिएगा, जितने टेबल्स की नॉलेज आपको अच्छी होगी उतना ईजी होता चला जाएगा आपके लिए, ओके। यहाँ से देखिएगा ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे जब बच्चों हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारे पास, देखिएगा बच्चों यहाँ से 128 आ जाएगा। और जीरोज कितनी बनेगी बच्चों? इसमें देखिएगा 3 हो जाएंगी। क्लियर है? यानी कि 1,28,000 ईंटों की हमें जरूरत पड़ेगी, जो ऑप्शन सी होगा। क्लियर है बच्चों? पहले ये देखिएगा 92 का स्क्वायर माइनस 85 का स्क्वायर किस संख्या से विभाजित होगा। यानी कि इन 4 में से ये जो हमें दिया हुआ है किससे डिवाइड होगा। तो बच्चों देखिएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, फिर वैल्यू फाइंड आउट करके फिर डिवाइड करके देखें, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, जो होता है बच्चों a प्लस में b और a माइनस में b। क्लियर? यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या दिया गया है हमारे पास 92 का स्क्वायर, इसको तो हम a मानेंगे और इसको हम b मान के चलते हैं। तो इसका मतलब क्या बच्चों देखिएगा कि इसको हमने एक बार प्लस करना है और एक बार हमने करना है इसको माइनस। क्लियर? यहाँ से 92 प्लस में 85 और 92 माइनस में 85। तो यहाँ से बच्चों जो ये वैल्यू आएगी 177 और इनटू में 7 के इक्वल आ जाएगी। अभी तक आप देख रहे होंगे कि जो ऑप्शंस हैं 17, 11, 10 और 59 हमें दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नजर नहीं आ रहा जो वहां पे ऑप्शन में दे रखा हो। तो हम क्या करेंगे, इसको और फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके जब हम फैक्टर्स करते हैं तो बच्चों देखिएगा 3 से डिवाइड हो जाता है 59 और इनटू में 7। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा जो 59 हमें नजर आता है, तो इसका मतलब क्या है, ये सारा का सारा नंबर जो है 59 से डिवाइड होगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ देखिएगा जो ये संख्या दे रखी है, हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसके हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि जब हम किसी नंबर को और फर्दर फैक्टर्स में डिवाइड ना कर सकें तो जो फैक्टर्स हमारे पास आते हैं उनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप सिर्फ इनको प्लस कर देते हैं पावर्स को तो आंसर तो ये आ जाएगा, लेकिन गलत होगा, क्योंकि देखिएगा हम 6 को भी और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और 8 को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है देखिए जरा, 6 को हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 2 into में 3। क्लियर है ना? और यहां से देखिएगा इसकी पावर एज इट इज रहेगी। 7 को हम डिवाइड आगे नहीं कर सकते, तो इसको हम ऐसे कैसे रखेंगे। और जो 8 है बच्चों उसको हम 2 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा। तो यहां से देखिएगा 2 और 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये पावर अलग अलग हो जाएंगी ऐसे। क्लियर है? और यहां से देखिएगा 2 हमारे पास इस तरह से आएगा 7 की पावर में, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, इन सभी को प्लस करना है। क्या करना है? इन सभी को प्लस करना है। तो इसका मतलब क्या है देखिएगा, जब आप इनको प्लस करते हैं तो आपके पास जो आंसर बनता है, देखिएगा जब हम इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1 2 2 1। क्लियर? प्लस करके देख लीजिएगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो देखिएगा, यदि 45 आदमी एक काम को 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 60 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। हमें ये फाइंड आउट करना है। ये बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमें एक फॉर्मूले का यूज करना है इसमें, और उस फॉर्मूले का नाम है बच्चों MDH।
बहुत इजी है याद रखना भी, MDH। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या होता है बच्चों, MDH का मतलब है मैन, ये डेज और ये हार्स, यानी कि जो फर्स्ट पोर्शन है इसमें जैसे 45 मैन दे रखे हैं, 30 डेज दिया हुआ है और 12 हार्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये तीनों ही हमें मिले हुए हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 45 और इंटू में 12 और इंटू में 30। क्लियर है बच्चों। अब दूसरा जो पोर्शन है उसमें देखिएगा 60 आदमी और 10 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, M2 कितना हो गया 60 और D2 हमें इसमें फाइंड आउट करना है और H2 जो दे रखा है वो 10 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं से कैंसिल आउट कर देंगे, ये 2 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है, तो 5 9 जा और 5 2 जा, तो जब हम इसको और कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिएगा 3 आ जाएगा, या 4 से कैंसिल हो गया हमारे पास। तो 9 इंटू में 3 कितने होते हैं, 27। तो ये D2 बहुत इजी है, देखिएगा सिर्फ आपने इस फॉर्मूले को यूज करना है इसमें। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है आपको, टेंजेंट थीटा प्लस में कोण थीटा इज इक्वल टू 5 और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, बहुत इजी है बच्चों ये, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये भी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। तो जैसे बच्चों हम इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, ठीक है। और आपको पता होगा फॉर्मूले का कि a प्लस में b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2ab। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है, याद होनी चाहिए सभी को। तो यहां से देखिएगा ये हमारा a हो गया और ये क्या हो गया बच्चों b, तो इसका मतलब यहां से टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 टेंजेंट थीटा और कोट थीटा, तो ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, देखिएगा 25 के। अब आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और याद रखनी है कि टेंजेंट थीटा और कोट थीटा अगर आपस में मल्टीप्लाई में हो तो इनकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, तो इसका मतलब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी हमें देखिए वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो बच्चों, देखिएगा 2 है, 2 को हम यहाँ पे इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो इसका मतलब है इसका वैल्यू कितनी आई हमारे पास 23, जो ऑप्शन सी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिए x रेशो y की वैल्यू हमें दे रखी है 3/4 और y रेशो z की वैल्यू दे रखी है 3/4। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है x + y + z बाय में 3z। ओके, तो आप देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पे x y और z की वैल्यू दे रखी है। जब कभी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, x रेशो y रेशो z। तो यहाँ पे हमने ये लिखा, क्लियर है। यहां से हमें फाइंड आउट क्या करना है, x रेशो y और y रेशो z को हम इस तरह से करेंगे, x रेशो y रेशो z, इसमें हम कन्वर्ट करेंगे। तो जब कभी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों, सबसे पहले तो आपने ध्यान ये रखना है कि y है यहाँ पे और यहाँ पे भी y है, ये चेन हमारी बननी चाहिए। क्लियर है। तो यहां से देखो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे पास n बनेगा जो उल्टा n होगा। तो यहां से ध्यान रखिएगा 9 आ जाएगा हमारे पास और यहां से 12 होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से 16 आएगा, यानी कि ये x y और z की रेशो हमारे पास आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया है कि x + y + z। क्लियर है। तो यहां से देखो अगर हम इन सभी को प्लस करेंगे तो प्लस करके बच्चों हमारे पास कितना आता है 37। तो यहाँ पे जो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो x + y + z है उसकी जगह तो हम 37 लिख देंगे यहाँ पे, और नीचे 3z दिया गया है। 3z का मतलब क्या बच्चों, देखिएगा 3 तो आएगी, z की वैल्यू हम यहाँ से कितनी मान रहे हैं 16। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया वो 37 बाय में 48 आंसर आएगा, जो ऑप्शन बी होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 16 सेंटीमीटर की एक जीवा खींची गई है। जीवा के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिएगा। ये जैसे हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको क्वेश्चन एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा हम एक सर्कल लेते हैं इस तरह से, क्लियर। ये इसका सेंटर है और ये एक जीवा हमने यहाँ पे ली है इस तरह से, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर। इसको हम नेमिंग कर देते हैं इसकी ए बी। ये हमारा सेंटर है ओ, और जो इसकी जो त्रिज्या दे रखी है हमें वो इस तरह से होगी। ओके, तो ये त्रिज्या कितनी है बच्चों, देखिएगा इसकी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपको 2-3 बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी
कि देखिएगा जब हम यहां से इस पर एक लंब डालते हैं ऐसे, ये m हो गया हमारा, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, क्योंकि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो वो यही होगी, और ये हमेशा एक परपेंडिकुलर बनाती है और साथ साथ इस जीवा को दो बराबर हिस्सों में भी बांटती है, यानी कि बाइसेक्ट करती है। अब देखिएगा टोटल लेंथ इसकी कितनी है 16, तो इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर है, क्लियर, और ये भी 8 सेंटीमीटर है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये वाली OM। तो अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो आप देख सकते हैं ये 8 है, ये 10 है, तो ये एकदम से 6 आएगी, क्लियर है। OM वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, लेकिन कैसे होगा वो मैं अभी आपको समझाता हूं, देखिएगा। हम इसको कंसेप्ट से भी करते हैं। यहां पे देखिएगा अगर हम सिर्फ इतने की बात करें, ध्यान से देख लो बच्चों जरा ये चीज, तो ये 10 है, ये 8 है, हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये एक हमारे पास समकोण त्रिभुज बन जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, यानी कि हमें इसमें ये लंब फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, देखिएगा जो बेस है बच्चों उसका स्क्वायर करेंगे हम इसमें, ठीक है ना, AM स्क्वायर और प्लस में OM स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, देखिएगा AO स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग की। तो AM की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 स्क्वायर, और यहाँ पे OM हमें फाइंड आउट करना है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 64 प्लस में OM स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 100। सो OM स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, जब हम इसको माइनस करेंगे तो 36, इसका मतलब यहाँ से OM की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप एकदम से इसको फाइंड आउट कर सकते हो, फिर इतना करने की हमें जरूरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा हमारे पास। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयत का विकर्ण और क्षेत्रफल क्रम से हमें 25 सेंटीमीटर और 168 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा हो, तो आयत की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, पहले बच्चों हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये हमने बच्चों एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है, यहाँ पे देखिएगा आपको दिया क्या गया है, यहां से देखिएगा ABC, हम इसकी नेमिंग करते हैं। इस तरह से एक डायगोनल दिया गया है जिसकी लेंथ है बच्चों 25 सेंटीमीटर, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, और इसका जो एरिया बच्चों वो 168 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा जो डायगोनल की अगर हम फॉर्मूले की बात करें बच्चों, सो L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, और यहाँ पे आपको दे रखा है देखिए 25, यानी कि हम उसका भी स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू होगी बच्चों 625 के इक्वल। दूसरा आपको दे रखा है बच्चों, इसका देखिएगा जो एरिया दिया गया है वो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है अच्छे से तो आप इसका देखते ही आंसर निकाल सकते हो, मैंने डायग्राम से आपको समझा दिया है। हमें दो वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करनी है, देखिएगा जिनको मल्टीप्लाई करके 168 और जिनका अगर हम स्क्वायर करें और उनको ऐड करें तो वो 625 के इक्वल आता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट की मैंने बात करी है बच्चों, अगर यहाँ पे 25 है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 24 और यहाँ पे 7 होगा, क्लियर है। तो अभी हम इसको चेक भी करते हैं कि क्या ये वैल्यू सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, लेंथ को और ब्रेड्थ को। जब हम 24 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों आता है ये 168। अब देखिएगा एक कंडीशन तो पूरी होती है ये, क्लियर, क्या ये इस कंडीशन को भी पूरा करते हैं। तो 24 का स्क्वायर होता है बच्चों देखिएगा 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो जब हम देखते हैं तो दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो 625 आते हैं, यानी कि इस कंडीशन को भी ये पूरा करते हैं। ओके, तो इसमें और फॉर्मूला लगाने की जरूरत हमें नहीं है, हम जस्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट से ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो सिर्फ मैंने आपको कांसेप्ट समझाया है। एग्जाम में जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां से आंसर हमारे पास देखिए लेंथ की बात करते हैं तो 24 आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखिएगा एक नाव धारा के साथ 1 घंटे में 11 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 5 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की चाल हमें फाइंड आउट करनी है। ये बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझ ले जरा इसको। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, जो डाउन स्ट्रीम है यानी कि धारा की दिशा में जो चाल दे रखी है वो आपको दे रखी है 11 किलोमीटर पर हार, क्योंकि 1 हार में बताया गया ना आपको, देखिएगा 1 घंटे में 11 किलोमीटर चलती है नाव। तो इसका मतलब हमारे पास कितना है बच्चों, देखिएगा 11 किलोमीटर, और जो अपस्ट्रीम है यानी कि विपरीत दिशा में चल रही है वो 5 किलोमीटर पर हार में है, क्लियर बच्चों।
तो यहाँ पे देखिएगा, जब कभी इस तरह से आपको चाल दे रखी हो तो आपने क्या करना है, शांत जल में हमें चाल निकालनी है नाव की। तो शांत जल में नाव की जो चाल होगी बच्चों, वो आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। 11 प्लस में 5 बाय में 2, क्लियर है, 2 से डिवाइड कर दें तो 16 आया। 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो बच्चों कितना बनता है, देखिएगा 8 आ जाता है। यानी कि शांत जल में नाव की चाल होगी 8 किलोमीटर पर हार। आई होप बच्चों ये क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।